ये कहानी है शुइची नाम के एक लड़के की जो देखने में एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट लगता है, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा सीक्रेट छुपा है। वो कभी कभी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे खुद नहीं पता ये पावर्स उसको कैसे मिली। बस इतना जानता है कि किसी को भी नहीं इसके बारे में पता लगना चाहिए। एक रात शुइची एक जलती हुई बिल्डिंग देखता है जिसमें एक लड़की फंसी होती है। उसे बचाने के लिए वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसको सेफली बाहर निकाल देता है, लेकिन गलती से अपना फोन वहीं गिरा देता है। अगले दिन वही लड़की उसका सामना करती है। उसे शुइची की असलियत का पता चल चुका है। उस लड़की के पास शुइची के मॉन्स्टर फॉर्म की फोटो भी होती है। लेकिन सिर्फ शुइची ही नहीं, वो लड़की भी एक बड़ा सीक्रेट छुपा रही होती है। वो अपनी बहन को ढूंढ रही है जो खुद भी एक मॉन्स्टर बन चुकी है। अब शुइची और वो लड़की साथ मिलकर उसकी बहन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन दोनों की कहानी नहीं है, और भी लोग हैं जो इस मिस्ट्री का सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या शुइची और वो लड़की अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? क्या उनका सामना नए खतरनाक दुश्मनों से होगा? और सबसे बड़ी बात, ये मॉन्स्टर बनने का राज क्या है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहानी की शुरुआत होती है एक परछाई के साथ जो कुछ ढूंढ रही होती है। थोड़ी देर बाद उसके हाथ एक गोल्ड कॉइन लगता है। वो तुरंत होटल मिथोस की तरफ भागती है और एक वेंडिंग मशीन में उस कॉइन को डालती है। कुछ ही सेकंड्स बाद एक आदमी वेंडिंग मशीन से बाहर आता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने ये कॉइन ढूंढ निकाला। अगली सुबह शूची का गया अपने स्कूल टीचर के पास होता है। टीचर उसको एक बहुत अच्छे कॉलेज के लिए रिकमेंडेशन देता है। वो कहता है कि कॉलेज उस जगह से काफ़ी दूर है, तो वो उसके रहने का इंतज़ाम भी कर देगा, लेकिन शुइची मना कर देता है। वो कहता है कि उसे अभी और सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो टीचर पूछता है कि क्या शुइची के पास और कोई प्लान है, तो शुइची झूठी हाँ कर देता है। क्लासमेट्स जब शुइची से पूछते हैं कि क्या उसको रिकमेंडेशन मिली, तो वो झूठ बोलता है और कहता है कि उसे रिकमेंडेशन नहीं मिली। ये सुनकर क्लासमेट्स होते हैं कि शायद उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। फिर एक लड़की शुची से उसका क्लास वर्क कॉपी करने के लिए मांगती है। इस सब से ये पता चलता है कि शुची पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, पर वो एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहता है। फिर उनका जिम क्लास का पीरियड आता है। जब शुची ग्राउंड की तरफ जाता है, तभी उसे स्मेल आती है जो एक मरे हुए तानुकी की होती है। शुची उसे इग्नोर करता है और कहता है कि बिना वजह से अपने आप को मुसीबत में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो एक गैराज में खड़ी होती है। वो किसी को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता क्योंकि वो नंबर अब सर्विस में नहीं है। फिर एक लड़की नाना मिफुने को भी टीचर ऑफिस में बुलाया जाता है। स्कूल के बाद जब शुइची क्लास की सफाई कर रहा होता है, तब नाना जो उसकी एक क्लासमेट है उसे मिलती है और बताती है कि उसे कॉलेज रिकमेंडेशन मिल गई है और उसकी माँ इस बात से बहुत खुश है। नाना को लगता है कि रिकमेंडेशन शुइची को मिलनी चाहिए थी, लेकिन शुइची उसे कहता है कि वो अपनी स्किल की वजह से सिलेक्ट हुई है। हमें बाद में शुइची की गंदी पैंट दिखती है जो मरे हुए तानुकी को दफनाने की वजह से होती है। फिर रात हो जाती है। शुची को रात को नींद नहीं आ रही होती। नींद ना आने की वजह से वो बाहर फ्रेश एयर लेने और एक ड्रिंक लेने निकलता है, लेकिन उसे एक अजीब चीज महसूस होती है। अब उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब उसे बिना चश्मे के सब कुछ क्लियरली दिख रहा होता है और उसकी स्मेलिंग पावर भी बढ़ गई होती है। साथ ही अपने फोन पे एक गेम भी खेलने लगता है। तभी उसे दूर से आग की स्मेल आती है और वो देखता है कि एक जगह पर आग लगी होती है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि अंदर कोई इंसान है। वो बिना सोचे अपने मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक गैराज के अंदर घुस जाता है। वो एक स्टफ्ड एनिमल जैसा मॉन्स्टर बन जाता है जो देखने में एक डॉगी के जैसे होता है। उसे खुद को नहीं पता होता वो कैसे ये मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वहां उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बेहोश पड़ी होती है। वो दीवार को तोड़ता है और उस लड़की को उठाकर बाहर ले आता है, पर उसे उस लड़की की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। वो उसके कपड़े खोलने लगता है कि वो अपने आप को रोक लेता है और वापस ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है, लेकिन वो अपनी मॉन्स्टर आइडेंटिटी छुपाना चाहता है। वो उसे वहीं छोड़कर छुपके से भाग जाता है फायर ट्रक्स आने से पहले, पर लड़की बेहोश नहीं होती।
उसने सब कुछ देख लिया होता है और वो देखती है कि शुइची का फोन उसके पास पड़ा है। अगले दिन जब शुइची उठता है तो उसे अपना फोन नहीं मिलता। जैसे ही वो स्कूल की तरफ जाने लगता है, उसके दिमाग में एक डर होता है कि अगर पुलिस उसका फोन ढूंढ ले तो उसकी मॉन्स्टर आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है, वो लड़की उसके सामने आ जाती है। उसके हाथ में शुइची का फोन होता है और उसे पता लग चुका है कि शुइची एक मॉन्स्टर है। फिर शुइची अपना फोन वापस लेने जाता है जब उस लड़की की स्विमिंग क्लास होती है। शुइची लड़की की स्मेल से उसके लॉकर को पहचान लेता है। फिर वो उसके कपड़े स्मेल करता है, लेकिन उसका फोन लॉकर में नहीं होता। उसका फोन उस लड़की के पास ही होता है। बाद में दोनों स्कूल की छत पर मिलते हैं, जहां वो लड़की उससे सीधा सवाल करती है, लेकिन शुइची प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ नहीं पता वो क्या कह रही है। वो लड़की भी एक्ट करने लगती है जैसे वो मान गई हो और उसका फोन वापस कर देती है। लेकिन जैसे ही शुइची फोन लेता है, क्लेयर उसे छत से धक्का दे देती है। अपनी जान बचाने के लिए शुइची मजबूर होकर मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो लड़की इस मोमेंट का फोटो खींच लेती है और अब उसके पास एक सॉलिड प्रूफ है शुइची को ब्लैकमेल करने के लिए। स्कूल के बाद दोनों एक साथ चल रहे होते हैं और लड़की अपना नाम क्लेयर आओकी बताती है और वो शुची से 2 साल छोटी है। क्लेयर शुची से गोल्ड कॉइन बारे में पूछती है। ये गोल्ड कॉइन एपिसोड की शुरुआत में दिखाई देता है, लेकिन शुची को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर क्लेयर उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है, जहां वो अपने कपड़े चेंज करती है। शुची को शर्म आ जाती है। फिर वो शुची को एक शॉकिंग बात बताती है। वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है जब शुची उसे बचा लेता है। क्लेयर कहती है कि उसने मॉन्स्टर्स के बारे में लोगों को बताया था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता था। लेकिन अब शुची जैसा एक मॉन्स्टर मिलने के बाद उसके पास प्रूफ है। तभी शुची बालकनी में एक लड़की देखता है जो अंदर आती है। क्लेयर कहती है कि वो एक दुश्मन है और जैसे ही शुची रिएक्ट करने लगता है, वो लड़की उस पर अटैक कर देती है। वो लड़की क्लेयर से गोल्ड कॉइन मांगती है और क्लेयर कंफ्यूज हो जाती है कि ये कॉइन का क्या काम है। तभी वो लड़की एक शॉकिंग बात बताती है। अगर कोई ये कॉइन को यूज करे तो उसको पावर मिलती है, लेकिन बदले में सब कुछ खोना पड़ता है। जब शुइची ये सुनता है तो वो मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस लड़की को कैप्चर कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो समझती है कि शुइची और क्लेयर भी कलेक्टर्स है, वो खुद भी एक मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो उनको गैदरर्स कहती है। वो अपनी मॉन्स्टर पावर्स का यूज करके अपने आप को शुइची से छुड़ा लेती है और उसको जोर से किक कर देती है। फिर हम उस लड़की के पास्ट को देखते हैं। उस लड़की को एक गोल्डन कॉइन नदी के पास मिलता है। फिर स्कूल के चेंजिंग रूम में वो कुछ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को एक अजीब वेंडिंग मशीन के बारे में बात करते सुनती है। उस लड़की का नाम होता है हिकावा। जब हिकावा को पता चलता है कि वो नेशनल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, तो वो वेंडिंग मशीन के पास जाती है और कॉइन यूज करती है। एक आदमी मशीन से निकलकर उसका शुक्रिया अदा करता है और उसका विश पूरा करने का वादा करता है। हिकावा फिर अपने टीममेट से तेज हो जाती है, लेकिन उसके हाथ और पैर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये देखकर उसे समझ में आता है कि अब वो इस फॉर्म में compete नहीं कर सकती, तो वो दूसरा कॉइन ढूंढने निकल पड़ती है। वो उसी नदी के पास जाती है। वो एक और कॉइन तो नहीं ढूंढ पाती, लेकिन क्लेयर को देखती है जो एक कॉइन पकड़े हुई होती है और शुची को बताती है कि ये मॉन्स्टर से रिलेटेड है। फिर क्लेयर और शुची के साथ क्लेयर के अपार्टमेंट तक फॉलो कर जाती है। हिकावा शुची को मारती है और कहती है कि उसका बस ये प्लान था कि वो कॉइन ले ले, लेकिन जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो अब उन्हें मारना पड़ेगा। क्लेयर हिकावा को पेपर स्प्रे करती है और शुची को कहती है उससे लड़ने के लिए, लेकिन शुची इस सिचुएशन का फायदा उठाकर क्लेयर के साथ भाग जाता है। शुची पूछता है कि क्लेयर को कैसे पता चला कि हिकावा एक एनिमी है, और क्लेयर बताती है कि जब कोई ऐसे बालकनी पर आए तो एनिमी होना नेचुरली समझ आता है।
क्लेयर एक्सप्लेन करती है कि हिकावा को उनके चेहरे और क्लेयर के घर के बारे में पता है और वो उन्हें मारने की कोशिश करेगी। क्लेयर देखती है कि शुची के बैग पर एक जिपर है जो उसने खुद भी नहीं देखा था। वो सोचती है कि इस जिपर का कोई मतलब हो सकता है, जैसे गोल्डन कॉइन्स का भी कुछ मतलब है, और उसे लगता है कि शुची की असली पावर उसके अंदर छुपा हो सकता है। जब क्लेयर उस जिपर को खोलती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि शुची के अंदर कुछ नहीं होता। क्लेयर फिर समझ जाती है कि वो शुची के अंदर घुसकर उसके साथ एक हो सकती है और शुची को कन्विंस करती है इस बात के लिए। शुची के अंदर बहुत स्टिकी होता है तो क्लेयर उसे पूछती है कि शुची उसे डाइजेस्ट तो नहीं करेगा, पर शुची को खुद नहीं पता होता। जैसे ही क्लेयर उसके अंदर एंटर करती है वो अंदर से गर्म और स्टिकी होता है। दोनों एक दूसरे के इमोशंस को महसूस करते हैं, उनकी नफरत, गुस्सा और चिंता। शुची को क्लेयर का पास दिखता है जिसमें उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। क्लेयर शुची को कहती है कि उसे नहीं पता वो कितना स्ट्रांग है और वो उसकी बॉडी का यूज करके उसकी पावर का पूरा यूज करेगी। हिकावा उन्हें ढूंढकर उनकी लोकेशन तक पहुंचती है और सोचती है कि क्लेयर कहाँ गई। फिर वो शुची पर किक्स मारना शुरू कर देती है। क्लेयर और शुची हिकावा के अटैक ब्लॉक करते हैं। अभी क्लेयर को शुची की बॉडी कंट्रोल नहीं करनी आती। हिकावा उनको और मारती है और अपना पास्ट याद कर उसे और भी गुस्सा आ जाता है। क्लेयर को फाइनली शुची की बॉडी को कंट्रोल करने का एक्सपीरियंस हो जाता है और वो आसानी से हिकावा को हराने लगती है। शुची को सब कुछ फील हो रहा होता है जो अटैक्स हिकावा उस पर करती है, और जो क्लेयर हिकावा पर, उसे ये फीलिंग पसंद नहीं होती, लेकिन क्लेयर ने उसकी बॉडी का सारा कंट्रोल ले लिया है। क्लेयर हिकावा का पैर पकड़कर उसे धमकाती है कि वो उसकी लात तोड़ देगी अगर हिकावा उससे कॉइन के बारे में कुछ नहीं बताए। हिकावा समझ जाती है कि ये क्लेयर की आवाज है, लेकिन फिर भी वो जवाब देने से इनकार कर देती है। क्लेयर फिर हिकावा का लेग ट्विस्ट करके तोड़ देती है। शुची ऐसा कुछ नहीं करना चाहता होता तो वो और भी दुखी हो जाता है। वो कहता है कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, ये सब एक सपना है। क्लेयर हिकावा को उसकी गर्दन से उठाकर शुची का गन उसके बैग पर रखती है और उसे कहती है अभी वो मरना नहीं चाहती। शुची क्लेयर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर गन का यूज करके हिकावा को मार डालती है। शुची कहता है कि ये एक डरावना सपना है। क्लेयर शुची से बाहर निकलती है और उसके अंदर सुसु करने का मजाक करती है, लेकिन शुची पूरा ट्रॉमेटाइज्ड होता है और कुछ नहीं कहता। एक हफ्ते बाद शुची अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। क्लेयर शुची को कॉल करती है। जब वो कॉल नहीं उठाता वो उसकी क्लास में पहुंच जाती है। वो बताती है कि पिछले एक हफ्ते से कुछ भी नहीं हुआ, कोई उनकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानता। क्लेयर उस मोमेंट को याद करते हुए अपनी फीलिंग्स को शुची के अंदर महसूस करती है। वो बताती है उसकी शुची के अंदर जाकर पावर और स्मेलिंग सेंस बढ़ जाती है। उसे ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। जब शुची पूछता है क्लेयर को हिकावा को मारने का कोई रिग्रेट नहीं है तो वो कहती है कि हिकावा को उसने मारा था, शुची की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और कहती है कि उसने हिकावा को सेल्फ डिफेंस में मारा था। शुची अब उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता। वो कहता है अगर उसने किसी को भी उसके मॉन्स्टर फॉर्म के बारे में बताया तो वो सबको बता देगा कि क्लेयर ने हिकावा को मारा है। लेकिन क्लेयर पूछती है कि क्या शुची खुद से लड़ पाएगा। क्लेयर को लगता है कि दुनिया में और भी मॉन्स्टर्स होंगे और शुची बहुत काइंड है। वो बिलीव करती है कि अगर वो दोनों साथ रहेंगे तो वो किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं। फिर शुची रोने लगता है और कहता है क्या पता ये एक बीमारी हो और अगर किसी दिन मैं मॉन्स्टर से ह्यूमन में वापस ट्रांसफॉर्म ना हो पाए। क्लेयर समझती है कि अब चीज़ों को बेहतर होने का वक्त नहीं है और वो शुची को वादा करती है कि अगर उसके साथ कुछ होता है तो वो उसके साथ मर जाएगी। फिर शुची कहता है कि वो अभी ही मरना चाहेगा। ये सुनकर क्लेयर एक हाई प्लेस से जंप कर जाती है।
शुची उसे पकड़ लेता है। फिर क्लेयर शुची को बताती है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रही है जो एक मॉन्स्टर है शुची के जैसे, और उसने उनके पेरेंट्स को मार डाला था। आधे साल पहले क्लेयर और उसकी बहन एक एलियन से मिलते हैं। ये एलियन वेंडिंग मशीन से बाहर निकलता होता है। एलियन उसे कॉइन ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है और क्लेयर की बहन को कोई भी विश पूरी करने का प्रॉमिस करता है। क्लेयर की बहन पूछती है कि क्या वो अपनी विश किसी और के लिए यूज कर सकती है, और एलियन कहता है कि वो कर सकती है। ये सुनकर उसका मन खुश हो जाता है क्योंकि उसके मन में कोई है जिसके साथ वो रहना चाहती है। फिर हम देखते हैं एलियन को जिसने अपने एक हाथ में कॉइन पकड़ा होता है और वो दोबारा कंफर्म करता है कि मशीन उन्हें नहीं देख सकती, सिर्फ ह्यूमंस ही देख सकते हैं। उसे पता है कि इस प्लेनेट के लोग अच्छे हैं। उसे विश्वास है कि वो उसकी मदद करेंगे सारे कॉइन्स ढूंढने में। क्लेयर के घर पर शुची और क्लेयर दोनों होते हैं। क्लेयर बालकनी में खड़ी होती है। वो शुची से कहती है कि उन्हें ये समझना होगा कि वो दोनों एक साथ किस चीज के कैपेबल है। फिर शुची उसे प्रैक्टिस शुरू करने के लिए कहता है। क्लेयर अपने कपड़े उतारना शुरू करती है शुची के अंदर जाने के लिए, लेकिन शुची पूछता है कि क्या उसे कपड़े उतारना जरूरी है। क्लेयर उसे कहती है कि अंदर काफी गर्मी है और अगर उसने कपड़े पहने तो वो पिछले कपड़ों की तरह गीले हो जाएंगे। शुची उसे फोर्स करता है कि वो स्विम सूट पहने क्योंकि वो ऐसे कपड़े हैं जो आसानी से धोए जा सकते हैं। क्लेयर फिर पीछे लगा जिपर खोलती है और शुची अंदर से खाली होता है। जैसे ही वो उसके अंदर जाती है वो एक दूसरे की फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं। पहले की तरह दोनों अपने मूवमेंट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं। शुची अपनी बॉडी को मूव कर पाता है। फिर क्लेयर उसे एक कप उठाने को कहती है, लेकिन वो शुची की मूवमेंट को रोक देती है। इससे क्लेयर को समझ आता है कि उसके पास शुची के बॉडी पर ज्यादा कंट्रोल है। वो उसके मूवमेंट्स को रोकने में कामयाब होती है। फिर क्लेयर लेफ्ट हैंड से शुची के गुदगुदी करती है। बाद में शुची क्लेयर के घर की सफाई करता है और उसके बर्तन धोता है। क्लेयर अपनी बहन के कपड़े दिखाती है क्योंकि जब वो शुची के अंदर थी तो उसने महसूस किया कि शुची का सेंस ऑफ स्मेल बहुत पावरफुल है। वो अपनी स्मेलिंग सेंस का यूज करके उसकी बहन को ढूंढ सकती है। वो शुची से कहती है कि उसको ढूंढने से उनको मॉन्स्टर बारे भी पता चलेगा। शुची पूछता है कि अगर क्लेयर ने उसकी बहन को अपने पेरेंट्स को मारते देखा था। क्लेयर बताती है कि उसने अपनी बहन को अपने पेरेंट्स मारते नहीं देखा था, लेकिन घर वापस आते वक्त उसने अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी अपनी बहन के पास देखी जो अब एक मॉन्स्टर बन गई थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है जो स्टोरी के बिल्कुल शुरुआत में परछाई आई थी वो क्लेयर की बहन ही थी जिसने गोल्डन कॉइन का यूज किया था। शुची क्लेयर की बहन के कपड़ों से काफी सारे खून की बू महसूस करता है और वो डर से कांपने लगता है। उसकी बहन ने सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लोगों को मारा होता है। उसे समझ आता है कि उसकी बहन ने सच में अपने पेरेंट्स को मार दिया था। फिर क्लेयर कहती है कि मामला काफी गंभीर है और शुची से पूछती है कि अब क्या करना चाहिए। शुची सजेस्ट करता है कि उन्हें एलिना की तलाश करनी चाहिए और पहले वो कुछ फूड सप्लाईज लेने जाते हैं। वहाँ वो कुछ पानी और खाने की चीजें लेते हैं। जब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे होते हैं तब शुची क्लेयर से पूछता है अगर वो अपनी बहन से मिलती है तो क्लेयर क्या करेगी। क्लेयर उसे बताती है कि वो अपनी बहन से ये पूछना चाहती है कि वो कैसे मॉन्स्टर बनी और अपने पेरेंट्स को क्यों मारा। फिर क्लेयर शुची के पेरेंट्स के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो काफ़ी कम टाइम इकट्ठे बिताते हैं और उसके पेरेंट्स काम की वजह से घर पर कम ही होते हैं। अब वो दोनों 3 दिन से क्लेयर की बहन की स्मेल को ट्रैक करते रहते हैं। वो एक ट्रेन स्टेशन पर होते हैं जो उसकी बहन के स्कूल के नज़दीक होता, पर उन्हें कोई भी नई जानकारी नहीं मिलती। उनका पीने वाला पानी भी ख़त्म हो जाता है। फिर क्लेयर कहती है कि चाहे उसकी बहन मॉन्स्टर ही ना हो, लेकिन एक हाई स्कूल स्टूडेंट टाउन में अकेला नहीं रह सकती। क्लेयर को लगता है कि कोई ना कोई उसकी बहन की मदद कर रहा होगा। जब वो दोनों गिव अप करने वाले होते हैं तब एक लड़की ट्रेन से उतरती है और शुची तुरंत क्लेयर की बहन की स्मेल को पहचानता है।
उन्हें लगता है कि वो क्लेयर की बहन की दोस्त है, लेकिन क्लेयर उस लड़की को देखकर कंफर्म करती है कि ये उसकी बहन एलिना है, कोई और क्लासमेट नहीं। क्लेयर शुची के अंदर जाती है। फिर जब वो एलिना का वेट कर रहे होते हैं, क्लेयर शुची से कहती है कि वो एलिना के लेग्स को एम करे और वो ट्रिगर दबाएगी। लेकिन जब एलिना रेंज में आती है, शुची को यह महसूस होता है कि क्लेयर अपनी बहन को मारना चाहती है और वो इंटरफियर कर देता है, जिसकी वजह से क्लेयर का शॉट मिस हो जाता है। इस मोमेंट में लीना ट्रांसफॉर्म हो जाती है और शुची के पीछे आ जाती है, जिसे देखकर शुची को समझ आता है कि वो उसे कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। लीना शुची के पीछे से सर को पकड़ लेती है। शुची को लगता है कि एलिना उसे मार देगी, लेकिन फिर एलिना दोबारा ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और शुची से माफी मांगती है। ये नहीं समझ पाती कि क्या बात करे। एलिना को समझ आता है कि शुची उसको मारने आया था और वो कहती है कि उन्हें किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। एलिना कहती है कि उसे पता है कि वो कौन है और समझती है कि वो उसे क्यों मारना चाहती है। क्लेयर को लगता है कि एलिना को समझ आ गया है कि वो शुची के अंदर है, लेकिन क्लेयर को लगता है वो बस बहाने बना रही है। वो उसके सिर की तरफ गोली करती है, लेकिन जब एलिना शुची से माफी मांगती है, क्लेयर को समझ आता है कि एलिना उसे बात नहीं कर रही थी बल्कि शुची से कर रही थी। एलिना फिर एक्सप्लेन करती है कि उसने शुची को मॉन्स्टर बनाया था, जिसे सुनकर क्लेयर एलिना से कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ। जब क्लेयर ये बोलती है, एलिना को समझ आ जाता है कि शुची के अंदर एक लड़की है। उसमें गुस्सा भर जाता है। वो क्लेयर को शुची में से निकलने के लिए कहती है। एलिना शुची का सिर गर्दन से उखाड़ देती है और लड़की को कहती है कि वो प्लेस सिर्फ उसकी है। पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था क्लेयर और शुची 3 दिन से एलिना को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कोई नया क्लू नहीं मिलता। तभी एक लड़की ट्रेन से उतरती है और क्लेयर तुरंत पहचान लेती है ये उसकी बहन एलिना है। क्लेयर बिना सोचे समझे शुची के अंदर चली जाती है और एलिना को मारना चाहती है, लेकिन जैसे ही एलिना गोली के सामने आती है, शुची उसे रोक देता है और गोली मिस हो जाती है। एलिना तुरंत मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाती है और शुची पे अटैक करती है, पर फिर ह्यूमन फॉर्म में आकर उसे माफी मांगती है। बाद में एक अकेली जगह पर एलिना सच बताती है, उसने ही शुची को मॉन्स्टर बनाया था। ये सुनकर क्लेयर शॉक हो जाती है, लेकिन जैसे ही एलिना को शुची के अंदर से लड़की की आवाज आती है, एलिना गुस्से में शुची का सिर तोड़ देती है। लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या किया, वो माफी मांगने लगती है और चेक करती है कि शुची जिंदा है या नहीं। क्लेयर को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत शुची की गन उठाती है और एलिना पर गोली चला देती है, लेकिन गोली उसके अंदर से निकल जाती है। एलिना को उसका कोई असर नहीं होता। वो क्लेयर की कलाई को जोर से दबाकर उसे बंदूक छोड़ने पर मजबूर कर देती है। फिर एक जोर का मुक्का मारकर उसे हवा में उछाल देती है। जैसे ही एलिना शांत होती है, वो क्लेयर को पहचान लेती है और उससे पूछती है कि वो शुची के अंदर क्यों है। क्लेयर कहती है कि वो एलिना को मारने के लिए शुची के अंदर थी और उससे पूछती है कि उसने उनके माँ बाप को क्यों मारा था। एलिना जवाब देती है कि वो दोनों बुरे लोग थे। उनका पिता एक लेजिस्लेटर था जो छुप के गलत काम करता था और उनकी माँ का एक जवान आदमी के साथ अफेयर था। इसके अलावा क्लेयर ने खुद एक दिन कहा था कि वो दोनों को मार देगी, इसीलिए एलिना ने ये काम उसके लिए कर दिया। एलिना क्लेयर से कहती है कि अब वो कमजोर नहीं रही और अब से वो उसकी रक्षा करेगी। वो पूछती है कि क्या क्लेयर ने वो सिक्का रखा है जो उसने पहले दिया था। जब क्लेयर कहती है कि उसके पास नहीं है, तो एलिना एक नया सिक्का देती है और एक मिथोस होटल का जिक्र करती है। तभी एलिना को एक फोन कॉल आता है और उसे वहां से जाना पड़ता है। जैसे जैसे रात होने लगती है, क्लेयर शुची से माफी मांगती है और उसे कहती है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगी और उसकी गन अपने सिर पर रख लेती है। पर शुची अचानक बोल पड़ता है और उसे रोक देता है। बाद में क्लेयर और शुची मिथोस होटल में जाते हैं और एलियन से मिलते हैं। क्लेयर चाहती है कि एलियन शुची को वापस नॉर्मल करे। एलियन शुची को चेक करता है और कहता है कि वो उसे ठीक कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक सिक्का चाहिए। एलियन वेंडिंग मशीन का यूज करके शुची को एक ड्रिंक देता है जो उसे ठीक होने में मदद करेगा। उस ड्रिंक पीने से उसकी गर्दन वापस से जुड़ जाएगी। एलियन ये भी बताता है कि अगर वो इस हालत में वापस ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होता तो उसकी मौत हो जाती।
शुची को अपनी गर्दन पकड़कर बैठने के लिए कहा जाता है। जब तक शुची ठीक हो रहा होता है, क्लेयर उससे बाहर आ जाती है। एलियन उसके बॉडी की तारीफ करता है और वो समझाता है कि उसके प्लेनेट के लोगों के पास नॉर्मली फिजिकल बॉडी नहीं होती, लेकिन अभी क्योंकि उसने एक लड़के का रूप लिया है, इसलिए उसे क्लेयर की बॉडी काफी अट्रैक्टिव लगने लगती है। जब वो क्लेयर को टच करने की कोशिश करता है, क्लेयर उसे जोर से लात मार देती है। अपनी नीयत साफ दिखाने के लिए एलियन एक अजीब रिक्वेस्ट करता है। वो क्लेयर से एक प्राइवेट एरिया का बाल मांगता है। जब क्लेयर मना कर देती है, तो एलियन कहता है कि उसने पहले ही उसके सिर से एक बाल निकाल लिया था। फिर एलियन उससे पूछता है कि क्या उसने कभी किसी और में बदलने के बारे में सोचा और उसके बाल को खा जाता है। फिर वो पूरी तरह क्लेयर का कॉपी बन जाता है। उसे क्लेयर की बॉडी पसंद आ जाती है और उसकी बॉडी को यूज करने का फैसला लेता है। एलियन कहता है कि वो क्लेयर की जिंदगी बदल देगा जैसे उसने शुची की बदल दी है, और बताता है कि उसने शुची की बॉडी को एक स्पेशल ड्रिंक से बदला है जो उसने पहले पी थी। ये रूप शुची ने खुद चाहा था। वो दवाई इसी तरह काम करती है और शरीर को उसके मालिक की इच्छा के मुताबिक बदल देती है। ये सुनकर शुची शॉक हो जाता है क्योंकि उसे याद ही नहीं कि उसने कभी ये ड्रिंक भी पिया था। फिर उसे याद आता है कि एलिना ने उसे बताया था कि उसने ही शुची को मॉन्स्टर बनाया था। क्लेयर मान लेती है कि एलियन असली है और उससे कहती है कि वो अपना फॉर्म वापस से चेंज करे। जैसे ही शुची पूरी तरह रिकवर होता है, क्लेयर उसे जोर से गले लगा लेती है। फिर एलियन बताता है कि उनकी स्पीशीज ने अपना दिमाग और ज्ञान को एक डाटा के रूप में सिक्कों में स्टोर कर दिया था, क्योंकि फिजिकल फॉर्म स्पेस ट्रैवल में दिक्कत बन रहा था। उनका स्पेसशिप धरती पर क्रैश हो गया और सभी सिक्के बिखर गए। अब क्योंकि उसके पास स्पेसशिप प्रिपेयर करने का तरीका नहीं है, वो लोगों को कलेक्टर्स बना रहा है जो सिक्के इकट्ठा करें। उसका डील सिंपल है, जो एक सिक्का लाएगा उसे एक स्पेशल मेडिसिन मिलेगा जो उनकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेगा। अगर किसी ने 100 सिक्के इकट्ठा कर लिए तो वो कुछ बहुत जबरदस्त कर सकता है, जैसे कि ये एक ओवर पावर्ड कॉमिक कैरेक्टर बन सकता है जो धरती को अपनी पावर्स के साथ उड़ा सकता है। क्लेयर चाहती है कि एलियन एलिना के बारे में उसे बताए, क्योंकि शुची को बिल्कुल भी याद नहीं कि उसने सिक्का यूज किया था। इसका मतलब है कि किसी और ने ही उसे ये ड्रिंक पिलाई होगी। पर एलियन ऐसे नाटक करता है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो किसी का पर्सनल डाटा बताना नहीं चाहता। जब क्लेयर और शुची घर जा रहे होते हैं, क्लेयर कहती है कि एलिना और शुची एक ही क्लास में थे, लेकिन एलिना एक प्राइवेट स्कूल में दूसरी जगह जाती थी। वो ये भी कहती है कि एलिना और शुची के बीच का कनेक्शन का पता लगाना मुश्किल होगा, पर शुची उसे रोककर कहता है कि वो कॉइन यूज नहीं कर सकती। उसने पिछले 2 हफ्ते में 2 बार मौत को करीब से महसूस किया है और क्लेयर ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकती। उसका कहना है कि अगर सिचुएशन और बुरी हो गई तो क्लेयर की मौत भी हो सकती है। क्लेयर उसे जवाब देती है कि उसकी जिंदगी अब पहले से ज्यादा बेहतर है। उसके माँ बाप के मरने के बाद और एलिना के चले जाने के बाद वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। पर जब से उसकी मुलाकात शुची से हुई, उसका सब कुछ बदल गया और उसने अपनी जगह उसके अंदर पा ली। अपनी जिंदगी में वो पहली बार इतनी एक्साइटेड हुई थी। फिर वो कहती है कि वो कभी सिक्का यूज नहीं करेगी क्योंकि उसके पास शुची होता है। अगले दिन स्कूल में शुची कुछ स्टूडेंट से टकरा जाता है जो उससे माफी मांगने को कहते हैं। पहले शुची उन्हें इग्नोर करता है, लेकिन फिर उनमें से एक का हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि वो टूटने वाला होता है। तभी अबुकावा वहां आता है, सिचुएशन कंट्रोल करता है। अबुकावा हैरान होता है कि शुची अब चश्मा नहीं पहन रहा। जब वो इसके बारे में पूछता है तो शुची झूठ बोलता है और कहता है कि अब वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है। उसके क्लासमेट्स को भी लगता है कि शुची पहले से काफी बदल गया है। जब शुची स्कूल की छत पर खड़ा होता है तो उसे नाना मिफूने की स्मेल आती है, जो उसका नोटबुक वापस करने आई होती है। शुची नाना से एक अजीब सवाल पूछता है, अगर दुनिया आज खत्म होने वाली हो तो तुम क्या करोगी? नाना जवाब देती है कि वो अपनी फैमिली और दोस्तों की चिंता करेगी, और अगर कोई विलन दुनिया को खत्म करने वाला हो तो वो उसे रोकने की कोशिश करेगी। यह सुनकर शुची कंफर्म करता है कि
यही एक नॉर्मल इंसान का रिएक्शन होगा। और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रात को शुइची सोचता है कि इस शहर के अंदर कोई बड़ी सच्चाई छुपी है और चाहे जो हो जाए वो हार नहीं मानेगा। अगले दिन वो एक पहाड़ पर जाते हैं जहां स्पेसशिप क्रैश हुई होती है। वहां पर उन्हें ज्यादा कॉइंस मिलने का पूरा चांस है, लेकिन दुश्मनों से टकराने का भी उतना ही बड़ा खतरा है। सीन शिफ्ट होता है। एक औरत जंगल में सिक्के ढूंढने आई होती है क्योंकि उसे लगता है कि शहर में सिक्के मिलना मुश्किल होगा। वो नदी के पास एक खुली जगह पर पहुंचती है, लेकिन तभी मादोका और उसका ग्रुप वहां आ जाता है। मादोका तुरंत समझ जाता है कि वो भी एक कलेक्टर है और उसे दो ऑप्शन देता है, या तो मर जाए या फिर उसकी मदद करे सिक्के ढूंढने में। जब वो दोनों ऑप्शंस लेने से मना करती है तो मादोका उस पर हमला कर देता है। क्लेयर और शुची जंगल के और अंदर जाते हैं। क्लेयर कहती है कि यहाँ किसी इंसान से मिलने के चांसेस कम हैं, और अगर इतनी गहराई में कोई मिले भी तो समझना होगा कि वो भी एक मॉन्स्टर है। शुची पूछता है कि अगर सच में उन्हें कोई मिल गया तो क्या करेंगे। इस पर क्लेयर कहती है कि बेहतर ये होगा कि पहले हमला कर दिया जाए, इससे पहले कि दुश्मन उन्हें नोटिस करे। लेकिन उसे पता होता है कि शुची इस बात से सहमत नहीं होगा, इसीलिए वो ये भी कहती है कि अगर वो हर किसी से लड़ने लगे तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। उन्हें ये भी पता लगाना होगा कि कितने कलेक्टर्स हैं और सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं। अगर किसी मॉन्स्टर से उनका सामना हो तो शुची को तुरंत बदलना होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो मॉन्स्टर है या नहीं, और उन्हें अपनी असली पहचान छुपा कर रखनी है। चलते चलते शुची अचानक से रुक जाता है और कहता है कि किसी की स्मेल आ रही है, लगभग 200 मीटर दूर से। क्लेयर अपने कपड़े उतार कर शुची के अंदर चली जाती है। शुची उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन क्लेयर कहती है कि वो दुश्मन से बचकर धीरे धीरे सिक्के इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी और ने उनसे पहले 100 सिक्के इकट्ठा कर लिए तो मुसीबत बढ़ जाएगी। इसलिए वो फैसला करती है उन्हें रिस्क तो लेना पड़ेगा और उस मॉन्स्टर से लड़ना ही बेहतर होगा। जब दोनों उस मॉन्स्टर का सामना करते हैं तो शुची उसे नजदीक से देखकर डर जाता है। वो मॉन्स्टर शुची से बहुत बड़ा होता है, उसके हाथों का आकार तलवार के जैसे होता है। वो मॉन्स्टर कहता है कि ये पहली बार है कि कोई उसके पास आया है, वरना लोग उसे देखते ही भाग जाते हैं। क्लेयर कहती है कि वो दुश्मन नहीं है, बस बात करना चाहती है। लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे सिक्कों के बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि वो यहाँ सिक्के के लिए नहीं आया। वो समझाता है कि उसने एलियन से ताकत मांगी थी, लेकिन जब उसकी ताकत हद से ज्यादा बढ़ गई तो आम लोगों से लड़ना फिर उसके लिए बेकार हो गया, क्योंकि उसे कोई मजा नहीं आता था। एलियन ने उसे बताया था कि पहाड़ पर और मॉन्स्टर भी हो गए, इसलिए वो पहाड़ पर आया ताकि ये जान सके कि वो कितना ताकतवर है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, शुची उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसानी से रोक लेता है और कहता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो ये मुक्का मारने से मर चुका होता। फिर क्लेयर उसकी बॉडी का कंट्रोल ले लेती है और उसके अटैक को डॉज करके एक जोर का वार करती है, लेकिन उस आदमी पर कोई असर नहीं होता। क्लेयर को लगा था कि सभी मॉन्स्टर्स की ताकत इकावा जितनी ही होगी, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली निकला, बिल्कुल उसकी बहन की तरह। क्लेयर उससे कहती है कि अब वो लड़ने से रुक सकता है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वो ज्यादा ताकतवर है। वो यहाँ उससे लड़ने नहीं बल्कि सिक्के इकट्ठा करने आई है। वो सिर्फ इसीलिए सिक्के इकट्ठा कर रही है ताकि वो किसी गलत हाथों में न चले जाए। ये सुनकर वो आदमी पूछता है कि उनके पास क्या सबूत है कि क्लेयर खुद खतरनाक नहीं है। क्लेयर तुरंत शुची की बंदूक निकालती है और गोली चला देती है, लेकिन वो आदमी उससे अपने हाथों से रोक लेता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने गोली गलती से भी सही तरीके से नहीं रोकी होती तो वो मर सकता था। ये देखकर वो हंसता है और वापस नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। उसका नाम तादानोरी सांबे होता है। तादानोरी फिर वापस से अटैक करने की तैयारी करता है और कहता है कि उसने अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट सीखी है, लेकिन क्योंकि वो उसके शरीर के लिए सही नहीं थी तो उसने अपनी खुद की मार्शल आर्ट्स टेक्निक बनाई। वो पीछे झुकता है और अचानक जमीन चीरते हुए एक अटैक करता है, लेकिन इसी दौरान शुची भागने का एक मौका पा लेता है। तादानोरी क्लेयर को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी शुची पीछे से आकर उसे जोर से पकड़ लेता है।
तादानोरी उससे पूछता है कि वो भूल गया है कि वो उससे कितना ताकतवर है। वो निराश हो जाता है शूची को बेकार में स्ट्रगल करते हुए देखकर। जैसे ही वो शूची को मारने लगता है तभी क्लेयर पीछे से उसके सिर की ओर बंदूक तान देती है। तादानोरी हैरान हो जाता है कि ये लड़की कौन है। फिर उसे समझ आता है कि ये वही आवाज है जो उसने शूची के अंदर से सुनी थी। तादानोरी को मजा आने लगता है कि अब पासा पलट चुका है, लेकिन वो समझ जाता है कि शूची की पकड़ से बचना मुश्किल है इससे पहले कि क्लेयर उस पर गोली चला दे। उसे ये भी समझ आ जाता है कि शूची एक गुड़िया नहीं है जो सिर्फ क्लेयर के कंट्रोल में है, बल्कि ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। तभी उसका ध्यान क्लेयर की आंखों पर पड़ता है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं होता, बस एक पक्का इरादा होता है। तादानोरी ये देखकर वापस इंसान में बदल जाता है और हार मान लेता है। तादानोरी कहता है कि उसने अपनी जान दांव पर लगाई थी और अब जब वो हार गया है तो उसका एक ही अंजाम है, मौत। लेकिन क्लेयर उससे कहती है कि उससे मारने से कोई फायदा नहीं होगा, और क्योंकि वो बिना वजह से लड़ना चाहता था, इस वजह से उनका समय भी बर्बाद हो गया। ये सुनकर तादानोरी उससे माफी मांगता है। क्लेयर उससे उसका फोन मांगती है, लेकिन तादानोरी कहता है कि फोन रखना मर्दों का काम नहीं है। तभी एक नया मॉन्स्टर आता है, सूदो। वो क्लेयर और शूची से उनका नाम और एड्रेस मांगता है और कहता है कि भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसने उनकी फोटो ले ली है। शूची को उसकी स्मेल नहीं आती क्योंकि हवा दूसरी तरफ चल रही होती है। फिर सूदो घमंड से कहता है कि आज से वो सभी उसके गुलाम हैं। लेकिन उसके कहने की देरी थी कि तादानोरी खड़ा होता है, तुरंत अपनी फॉर्म बदलता है और कहता है, तेरे जैसे नीच लोग को जीने का कोई हक नहीं। और एक ही सेकंड में उसने सूदो को मार दिया। वो कहता है कि उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं। ये सब देखकर क्लेयर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि तादानोरी इतना ताकतवर है कि एक पल के लिए उसे लगा कि सारे मॉन्स्टर्स भी उसके जितने ही ताकतवर होंगे, लेकिन लगता है कि असल में ऐसा नहीं है। फिर वो क्लेयर और शूची के रिश्ते के बारे में पूछता है। शूची बताता है कि वो एक कॉस्ट्यूम मॉन्स्टर में बदल जाता है और क्लेयर उसके अंदर घुसकर लड़ाई करती है। ये सुनकर तादानोरी पूछता है कि अलग अलग होकर लड़ने का आइडिया किसका था। क्लेयर कहती है कि शूची का आइडिया था, क्योंकि उसने कहा था कि वो भाग जाए जब तक वो उसका ध्यान भटका रहा होगा। ये सुनकर तादानोरी हंस पड़ता है और कहता है शूची एक असली मर्द है। और तभी वो फैसला कर लेता है कि अब वो भी उनका साथी बनेगा। क्लेयर वहां से जाने का फैसला करती है इससे पहले कि सूदो के दोस्त आ जाए। सूदो के फोन पर उसे और मॉन्स्टर्स की फोटोज भी मिल जाती है। सीन शिफ्ट होता है और सायाका अपने ग्रुप के सामने बोलती है कि वो लोग सिक्के इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एलियन से बात करके इस बेकार गेम को खत्म करवा सके। उसके बाद वो एक नए मेंबर का इंट्रोडक्शन देती है, क्लेयर, जो अभी शुइची के बॉडी के अंदर है। कुछ दिन पहले क्लेयर इकुइची को कॉल करती है। उसने उसका नंबर सूडो के फोन से निकाला था और उसे बताती है कि वो जानती है कि सूडो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। फिर वो उसे सूडो के लाश की एक फोटो भेजती है और कहती है कि वो उसके ग्रुप में शामिल होना चाहती है। शूची पूछता है कि क्या क्लेयर ने उन्हें तादानोरी के बारे में बताया है, लेकिन क्लेयर ने नहीं बताया होता क्योंकि तादानोरी ने सिर्फ उसका और शूची का साथ देने का वादा किया था, किसी और अनजान लोगों का नहीं। क्लेयर इक्यूची के ग्रुप के साथ मिलकर इंफॉर्मेशन लेना चाहती है और उसे शक है कि उसकी बहन का भी कोई ग्रुप होगा जो कहीं पहाड़ों में छुपा होगा। क्लेयर की बहन ने ही शूची को मॉन्स्टर बनाया था और उसका इरादा खुद शूची के अंदर जाने का था। वर्तमान में सायाका क्लेयर से कहती है कि उसे एक नॉर्मल इंसान के रूप में आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो एक समझौता नहीं करती तब तक उसके ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकती। क्लेयर शूची के साथ बातचीत करती है और मान जाती है, लेकिन कहती है कि सिर्फ वो समझौता करेगी क्योंकि उसके पास छुपाने के लिए कोई राज नहीं है। वो शूची के बॉडी से बाहर आती है और समझाती है कि असली कलेक्टर शूची है। अगर ग्रुप भरोसेमंद निकला तो शूची भी समझौता करेगा। सायाका और क्लेयर एक अलग रूम में जाने लगते हैं। रास्ते में क्लेयर नोटिस करती है कि कुछ लोग जब ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उनके चेहरे नहीं बदलते, जैसे सायाका और कुछ दूसरे लोग जो अपना चेहरा छुपाने के लिए मास्क पहने हुए हैं। सायाका बताती है कि एक आदमी मास्क नहीं पहने था,
जिस पर क्लेयर गैस करती है कि शायद उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो उसे बदसूरत से एक अच्छे दिखने वाले आदमी में बदल देता है। रूम में आने के बाद सायाका क्लेयर को बताती है कि उसके पास एक ऐसी पावर है जो लोगों को सीक्रेट्स रखने पर मजबूर कर सकती है। वो अपने कपड़े और मास्क उतार देती है। क्लेयर सोचती है कि उसके सीक्रेट सच में सेफ है या नहीं, और क्या इक्यूची ने उनके बारे में सब कुछ सायाको को बता दिया है। फिर क्लेयर कहती है कि अगर वो बुरे कलेक्टर्स की साथी होती और इक्यूची को ब्लैकमेल करके उनकी पावर्स के बारे में सब कुछ जान लेती तो सायाका क्या करती। सायाका कहती है कि क्योंकि इक्यूची अब तक जिंदा है, इसका मतलब है कि उसने कुछ भी नहीं बताया। सायाका की पावर्स ऐसी है कि अगर कोई उसके साथ किया गया समझौता तोड़ता है तो उसकी मौत तय होती है। सायाका क्लेयर से पूछती है कि एक नॉर्मल लड़की सिक्के क्यों इकट्ठा कर रही है। क्लेयर अपनी बहन की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि वो एक मॉन्स्टर है और उसने उनके माँ बाप का कत्ल कर दिया था। सायाका तस्वीर देखकर पहचान लेती है कि वो लीना है और कहती है कि अगर क्लेयर समझौता करे तो वो उसके बारे में और बता सकती है। क्लेयर मान जाती है और पूछती है कि वो मॉन्स्टर होने के बावजूद एक आम इंसान की तरह क्यों दिखती है, और उसकी पावर्स जो सीक्रेट रखने के लिए है वो भी इतनी अनोखी क्यों है। सायाका बताती है कि वो एक टीचर से प्यार करती थी, लेकिन जब उसकी टीचर को समाज के नियम और दबाव की वजह से परेशानी होने लगी तो उसने उसको छोड़ दिया। जब सायाका ने ये बात एक दोस्त को बताई तो उसने सबको इस बारे में बता दिया और उसकी टीचर ने अपनी जान ले ली। इसके बीच चिहिरो शुची के पास आती है और पूछती है कि क्या वो उसे एक बार छू सकती है। शुची हाँ कह देता है। जब वो उसके सिर पर हाथ रखती है तो कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है क्योंकि वो जानवरों की फीलिंग्स को समझ सकती है। शुची सोचता है कि क्लेयर को अंदर गए काफी देर हो गई है और पूछता है कि सायाका क्या कर रही है, लेकिन चिहिरो कहती है कि वो अपने दोस्तों के राज नहीं बता सकती, लेकिन अपने बारे में जरूर बता सकती है। शुची उसे पूछता है कि उसने सिक्के इकट्ठे करने का फैसला क्यों किया। चिहिरो बताती है कि उसे एलियन की दी हुई पावर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर वो गलत लोगों के हाथ लग गई तो उसके परिवार और दोस्तों के लिए डेंजरस हो सकता है। क्योंकि शुची की स्मेल पावर स्ट्रांग होती है, चिहिरो उससे पूछती है कि क्या वो उसका पर्स ढूंढ सकता है जो उससे पहाड़ों में गिर गया था। वो डर रही थी कि अगर कोई गलत इंसान उसे ढूंढ लेगा तो दिक्कत हो सकती है। दोनों पर्स ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन चिहिरो थोड़ी देर बाद रुक जाती है और कहती है कि ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद उसकी स्टेमिना उतनी ज्यादा नहीं है। शुची हैरान होता है कि वो पहले से ही ट्रांसफॉर्म है क्योंकि वो आम इंसान जैसे दिखती है। चिहिरो अपना हेलमेट उतारने का फैसला करती है और कहती है कि वो हंसे नहीं। जैसे ही वो हेलमेट उतारती है उसके जानवरों के कान दिखाई देते हैं। वो समझाती है कि उसका सपना एक जानवरों की डॉक्टर बनने का था जो जानवरों को समझ सके, लेकिन वो खुद एक जानवर नहीं बनना चाहती थी। फिर शुची कहता है कि वो उसका पर्स अकेले ही ढूंढ लेगा क्योंकि चिहिरो की खुशबू उसकी सूंघने की शक्ति को कंफ्यूज कर रही है। चिहिरो सजेस्ट करती है कि वो उसके अंदर चली जाए ताकि उसकी स्मेल उसके काम में रुकावट ना डाले। शुची मना कर देता है और कहता है कि इससे उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। चिहिरो फिर अपने कपड़े उतार देती है और शुची के अंदर समा जाती है। इक्यूची दूर से ये सब देख रहा होता है और परेशान हो जाता है कि चिहिरो ने ऐसा क्यों किया। चिहिरो शुची की बॉडी को उतनी अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती जितना क्लेयर कर सकती है और नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ सायाका क्लेयर को अपने बालों से बना एक चोकर देती है और बताती है कि उसे अपने गले में पहनना होगा। वो धीरे धीरे उसकी स्किन के साथ एक हो जाएगा और दिखाई नहीं देगा। अगर कभी क्लेयर उनके सीक्रेट्स किसी और को बताएगी या फिर उनका विश्वास तोड़ देगी तो ये चोकर अपनी जगह से हिल जाएगा और उसका सिर काट देगा। सायाका बताती है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन और पावर दूसरों से अलग है क्योंकि उसने एलियन की बात ध्यान से सुनी थी और बिल्कुल क्लियर था कि उसे क्या चाहिए। शुची चिहिरो के कपड़े छुपाने लगता है, लेकिन तभी उसे उसकी पैंटीज दिखती है और उसे रियलाइज होता है कि वो उसके अंदर पूरी तरह से नंगी है।
चिहिरो कहती है कि ये तो ऑब्वियस था क्योंकि शुची ने ही कहा था कि उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। फिर वो कहती है कि उसे महसूस हो रहा है कि शुची इस बात से खुश है। कहीं और सुबारू, जो एलिना के ग्रुप का मेंबर है, चिहिरो का पर्स ढूंढ लेता है और खुद को लकी महसूस करता है। क्लेयर सायाका के साथ एक समझौता कर लेती है। उसके बाद वो चाहती है कि सायाका उसे एलिना के बारे में बताए। सायाका समझाती है कि टीचर वाले इंसिडेंट के बाद उसने स्कूल चेंज कर लिया था और एलिना उसकी क्लास में थी। सायाका सबसे दूर रहती थी, लेकिन एलिना उसके साथ हमेशा अच्छे से बात करती थी और उसके करीब आने की कोशिश करती थी। इसी वजह से सायाका को मानना मुश्किल लगता है कि एलिना ने उसके पेरेंट्स और इतने सारे लोगों को मार दिया होगा। सुबारू एक पर्स उठाता है, लेकिन उसमें सिर्फ 2000 येन होते हैं। नाओतो उसे कहता है कि इसे फेंक दे क्योंकि उनका एक बड़ा लक्ष्य होता है। लेकिन ये बात सुबारू को इरिटेट करती है कि कोई उसे ऑर्डर दे रहा है। गुस्से में आकर वो नाओतो पर अटैक करता है, लेकिन एलिना उसे रोक लेती है। फिर वो वापस घर जाने का फैसला कर लेता है। इस बीच शुची और चिहिरो उसका बस ढूंढने जा रहे होते हैं। चिहिरो कहती है कि शुची ने बताया था कि ये पहाड़ एक डेंजरस जगह है, तो क्या उसका किसी खतरनाक इंसान से सामना हुआ, और अगर ऐसा होता है तो वो क्या करता। शुची बताता है कि जिस दिन उसकी क्लेयर से मुलाकात हुई थी, एक डेंजरस लड़की ने उन पर अटैक किया था और उन्हें उसे मारना पड़ा था। चिहिरो हैरान हो जाती है कि शुची ने किसी को मार दिया, लेकिन वो ये भी सोचती है कि शायद ये सब क्लेयर ने किया होगा। लेकिन शुची खुद को दोष देता है क्योंकि उसने क्लेयर को रोका नहीं। तभी शुची को एलिना के ग्रुप की खुशबू आती है और उसे समझ आता है कि चिहिरो का पर्स उनके पास है। वो ये भी महसूस करता है कि एलिना और उसका ग्रुप इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। चिहिरो बताती है कि उसके पर्स में उसकी आईडी और घर का एड्रेस है। फिर वो परेशान होकर पूछती है कि क्या उसे अपने मम्मी पापा को घर छोड़कर भागने के लिए कहना चाहिए। लेकिन जैसे ही चिहिरो को घबराहट होने लगती है कि अब क्या करें, शुची डिसाइड करता है कि वो लड़ेंगे। सायाका क्लेयर का इंट्रोडक्शन एक नए मेंबर के रूप में करती है। तभी योता अपना नाम बताता है, लेकिन क्लेयर उसे इग्नोर कर देती है और ये देखकर हैरान होती है कि शुची वहां नहीं है। एक मॉन्स्टर बताता है कि वो चिहिरो के साथ गया था। जब क्लेयर देखती है कि इक्यूची अपने आप से कुछ बोल रहा है, तो वो उसके पास जाकर उसे शुची के बारे में पूछती है। इक्यूची वो वीडियो दिखाता है जो उसने छुपकर रिकॉर्ड की थी और बताता है कि उसने शुची को आखिरी बार कहाँ देखा था। क्लेयर फैसला करती है कि वो उसे ढूंढने जाएगी, लेकिन सायाका कहती है कि शुची और चिहिरो को गए काफी वक्त हो गया है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। सायाका कहती है कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है और योता से पूछती है कि क्या वो रेडी है। ये सुनकर क्लेयर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि योता पहले से बदसूरत लड़का था जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हैंडसम बन गया। जब वो कहती है कि सायाका ने उसे ये बताया था, तो सायाका साफ कह देती है कि ये तो सिर्फ क्लेयर का अपना अंदाजा था क्योंकि वो अपने दोस्तों के सीक्रेट्स कभी भी रिवील नहीं करती। शुची एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां खुशबू दो अलग अलग दिशाओं में डिवाइड हो रही होती है और जो स्मेल पर्स की है वो अकेली एक दिशा में जा रही होती है। उसे लगता है कि ये उनके काम आ सकता है, लेकिन तभी पीछे से सुबारू आ जाता है और समझ जाता है कि शुची उसे एक बच्चा समझ रहा था। ये सुनकर सुबारू गुस्से से भड़क उठता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। वो अपने माँ बाप के जैसा एक मॉन्स्टर बनाता है जो शुची और चिहिरो को पकड़कर जोर से दबाने लगते हैं और उनके शरीर से खून निकलने लगता है। शुची और चिहिरो को मारने के बाद वो उसे जमीन पर गिरा देते हैं। योता और क्लेयर शुची और चिहिरो को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में योता क्लेयर को डेट के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। क्लेयर सोचती है कि जब वो पहली बार मिले थे तो योता ने अपना चेहरा क्यों नहीं छुपाया। योता बताता है कि उसके पास कोई फैमिली नहीं है, इस वजह से उसे छुपाने की जरूरत नहीं लगी। क्लेयर कहती है कि पहली बार जब वो मिला था तो काफी डरा हुआ लग रहा था। योता समझाता है कि उसे टेंशन थी क्योंकि वो ग्रुप में अकेला फाइटर है
और उसे ये भी टेंशन थी कि अगर कुछ बुरा होता है तो क्या वो सबको बचा पाएगा। क्लेयर बताती है कि इस पहाड़ में बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है, लेकिन योता की स्मेल उनके जैसे नहीं लग रही। योता क्लेयर से पूछता है कि उसने उनके जैसे कमजोर ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया। तो क्लेयर बताती है कि उसके लिए कोई भी ग्रुप ठीक था, क्योंकि उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन ही चाहिए थी। दूसरी तरफ सुबारू निराश होता है क्योंकि शूची बहुत कमजोर था और जाने की सोचता है। लेकिन तभी शूची उठता है और कहता है कि वो भी इस बात से परेशान है कि वो कितना कमजोर है। तभी चिहिरो और शूची एक साथ जुड़ने लगते हैं और एक नए फॉर्म में बदल जाते हैं। उनके अंदर से एक जोर से चीख निकलती है। ये चीख सुनकर एलिना सुबारू को चेक करने के लिए जाने का फैसला करती है। क्लेयर भी चीख सुनकर उसी तरफ जाने का फैसला करती है। सुबारू और शूची चिहिरो के नए फॉर्म के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वो पहले से काफी तेज हो गए हैं और सुबारू के पहले वाले अटैक से आसानी से बच लेते हैं। जब वो सुबारू पर हमला करने लगते हैं तो उसके माँ बाप अपने हाथों से एक कवच बना लेते हैं और फिर जोर से मुक्का मारकर उसे हवा में उछाल देते हैं। शुची और चिहिरो महसूस करते हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे के अंदर हैं और एक दूसरे की हर एक याद और इमोशन समझ सकते हैं। शुची को चिहिरो कैसी लड़की है और उसका पास दिखाई देता है। लड़ते लड़ते वो सुबारू के मॉन्स्टर जैसे माँ बाप की उंगलियां तोड़ देते हैं, जिसे सुबारू की सुरक्षा टूट जाती है। वो दोनों गोलियां निकाल लेते हैं और सुबारू को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी एलिना आकर उन्हें रोक लेती है। एलिना कहती है कि सुबारू की एक और इम्पोर्टेंट रोल है, इस वजह से उसका जिंदा रहना जरूरी है। ये सुनकर सुबारू अपनी ट्रांसफॉर्मेशन हटा देता है। शुची एलिना को देखता है तो उसे याद आता है कि एलिना ने ही उसे मॉन्स्टर बनाया है और क्लेयर को मारने की कोशिश की थी। तो वो एलिना को मारने की सोचता है, लेकिन चिहिरो को भी ऐसा लगता है कि जैसे वो एलिना को जानती हो। फिर उसे समझ आता है कि ये शुची की यादें हैं जो उसके अंदर आ रही हैं। जैसे ही शुची एलिना की तरफ गोली करता है, चिहिरो उसे रोक लेती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। एलिना और सुबारू वहां से चले जाते हैं। रास्ते में सुबारू एलिना से पूछता है कि क्या वो उन दोनों को जानती है, लेकिन एलिना मना कर देती है। सुबारू उसे धमकी देता है कि वो दोबारा उसके रास्ते में ना आए, क्योंकि अगले बार वो उसे रोक नहीं पाएगी। एलिना कहती है कि अगर चाहे तो वो ट्राई कर सकता है, लेकिन जब तक ये सब खत्म नहीं होता तब तक वो मर नहीं सकते। क्लेयर और योता उस जगह पहुंचते हैं जहां लड़ाई हुई थी और क्लेयर देखती है कि शुची और चिहिरो अब अलग हो चुके हैं और चिहिरो शुची के अंदर होती है। दूसरी तरफ एलियन एक सपना देखता है जिसमें उसे याद आता है कि कभी एलिना उसके पास एक सिक्का लेकर आई थी और कहा था कि एक ऐसा इंसान है जिसके साथ वो हमेशा रहना चाहती है। शुची को सपना आता है जब वो पहली बार यामादा क्रैम स्कूल गया था। वो अपने साथ रेडीमेड खाना लाया होता है और टीचर उसे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे कुछ सिंपल रेसिपी सिखाएगी। तभी दूसरे बच्चे आते हैं और टीचर उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए तैयार होती है। तभी क्लेयर उसे जगाती है और वो सोचता है कि ये अजीब सपना क्या था। फिर वो चिहिरो के बारे में पूछता है और चिहिरो बताती है कि वो झाड़ियों में छुपी है क्योंकि वो बिना कपड़ों के है। फिर योता आता है, चिहिरो को उसके कपड़े देता है, साथ ही उसका पर्स भी वापस कर देता है। उनके बेस पर वापस आने के बाद शुची तायाका के साथ एक समझौता कर लेता है, लेकिन शुची और चिहिरो दोनों कहते हैं कि उन्हें याद नहीं कि क्या हुआ था। शुची बताता है कि उसे सिर्फ इतना याद है कि एक लड़का जिसके पास चिहिरो का पर्स था उसने उन्हें कुचलकर मार दिया था। इक्यूची उस पर गुस्सा होता है कि उसने चिहिरो को खतरे में डाल दिया। युता शुची का सपोर्ट करता है और कहता है कि उसे शुची पसंद है क्योंकि उसने अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा और अगर अंत भला तो सब भला। योता अपना परिचय शुची को देता है। इसाओ कासुगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को हटा देता है और अपना नाम बताता है। योता बताता है कि इसाओ की एक मजेदार एबिलिटी है जो उसे अपनी मर्जी से पेड़ पौधे उगाने की पावर देती है। इसाओ को याद आता है कि उसने शुची को पहले देखा था जब वो छोटा था और यामादा क्रैम स्कूल जाता था, लेकिन शुची कहता है कि वो वहाँ अकेला स्टूडेंट था और उसके दोस्त नहीं थे, तो शायद इसाओ किसी और को उसके साथ कंफ्यूज कर रहा है।
फिर योता मिकू आइहारा का इंट्रोडक्शन देता है, जो अपनी मर्जी से गायब हो सकती है और उसकी एबिलिटी काफी फायदेमंद होती है। जब शुची और क्लेयर सोच रहे होते हैं कि उन्होंने उसे कहीं देखा है, तो मिकू उन्हें एक हिंट देती है और तब उन्हें याद आता है कि वो एक स्टोर में काम करती है जहां वो गए थे। सायाका फिर अपने आप को लीडर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। सायाका अंदाजा लगाती है कि हो सकता है शुची और चिहिरो को उस लड़के ने पकड़ लिया था, लेकिन जब कोई और आदमी उससे लड़ने आया तो उनकी जान बच गई। जब ग्रुप के सारे मेंबर्स अपने पावर दिखाते हैं, तो क्लेयर डिसाइड करती है कि शुची को भी अपनी पावर दिखानी चाहिए। बाहर जाकर इसाओ एक बड़ा पेड़ बनाता है और शुची और क्लेयर उस पर अटैक करके उसे आसानी से काट देते हैं। बाद में क्लेयर चिहिरो से बात करती है और उसका अंदाजा होता है कि चिहिरो को सब याद है। लेकिन चिहिरो क्लेयर से पूछती है कि क्या वो इस बात से नाराज है कि वो शुची के अंदर गई थी। क्लेयर कहती है कि शुची के लिए वो जरूरी है और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि बिना उसके शुची ना लड़ सकता है और ना ही किसी को चोट पहुंचा सकता है। चिहिरो कहती है कि क्लेयर और शुची बिल्कुल अलग है और इसी वजह से वो कभी शुची के साथ एक नहीं हो सकती। घर जाते वक्त क्लेयर खाना खाने का बहाना बनाती है और बाद में शुची से पूछती है कि उसे किसके साथ बेहतर महसूस हुआ, चिहिरो के साथ या उसके साथ। लेकिन शुची जवाब नहीं दे पाता। घर पहुंचकर क्लेयर को पूरा विश्वास होता है कि चिहिरो ने झूठ बोला है और वो सोचती है कि उसके एक बनने का क्या मतलब था। रात को शुची को नींद नहीं आती और वो बाहर टहलने चला जाता है। वहां उसे अबुकावा दिखता है, जो एक मरे हुए कुत्ते को दफन कर रहा होता है। अबुकावा बताता है कि शायद किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी। शुइची कुत्ते के जख्म देखता है, जो उसे पहले देखे हुए एक मरे जानवर की याद दिला देते हैं। जब वो उसकी मदद करता है, तब वो अबुकावा के दोस्तों से मिलता है और उसे महसूस होता है कि अबुकावा अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है। अगले दिन शुइची नाना की साइकिल ठीक करने में मदद करता है और फिर उसे लगता है कि क्यूची उसका पीछा कर रहा है। जब वो उसके पास जाता है, तो क्यूची कहता है कि उसे पता है कि उन्होंने सुदो को नहीं मारा, क्योंकि उसकी लाश कटी हुई थी, जबकि शुइची सिर्फ मुक्के ही मार सकता है। शुइची ये बात कंफर्म करता है और बताता है कि उन्होंने सुदो का लाश देखा था। तब उसे समझ आता है कि उसकी पावर उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए बनी है। चिहिरो एलिना को कॉल करती है और कहती है कि वो शुची की दोस्त है। पहले तो वो उसे बात नहीं करती, लेकिन बाद में बाहर जाकर एलिना हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वही लड़की थी जो शुची के साथ एक बनी थी। चिहिरो को समझ आता है कि एलिना को पहले से ही पता है कि ये क्या चीज है। एलिना समझाती है कि जब दो लोग एक हो जाते हैं तो उनकी ताकत एक हो जाती है, और अगर दोनों का एक ही मकसद हो तो वो अपनी सीमाओं से पार जा सकते हैं। एलिना ये भी पूछती है कि चिहिरो के पास उसका नंबर कैसे आया, क्योंकि उसने ये नंबर क्लेयर तक को नहीं दिया था। चिहिरो बताती है कि उसने ये नंबर शुची से लिया। ये सुन के एलिना गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे यकीन है कि शुची को ये नंबर याद नहीं हो सकता। फिर चिहिरो समझाती है कि जब वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े थे, तब उसने एलिना का नंबर देखा था और एक परछाई को जो शुची की यादों से मिटा दी गई थी। चिहिरो को समझ आता है कि एलिना ही वो परछाई है जो शुची के लिए बहुत जरूरी है। फिर वो एलिना से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी मदद करे ताकि ये संघर्ष खत्म हो सके। एलिना चिहिरो से पूछती है कि उसने अब तक कितने कलेक्टर से मुलाकात की है और क्या होगा अगर किसी ने पहले से ही 100 सिक्के इकट्ठा कर लिए हो और दुनिया तबाही के कगार पर हो। फिर वो कहती है कि वो उनके साथ नहीं आ सकती, क्योंकि अब उसका और शुची का गोल अलग हो चुका है। तभी एलिना का ग्रुप उसके पास आता है और साकुमा कहता है कि उसने सुना है कि एलिना एक कलेक्टर को मारने में असफल रही, लेकिन एलिना कंफर्म करती है कि वो अपना रोल नहीं भूली है और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे मार देगी। अगले दिन सायाका का ग्रुप पहाड़ों की तरफ जाता है। वो समझाती है कि उन्होंने अब तक सिर्फ 5 सिक्के इकट्ठा किए हैं, लेकिन जब पहले मिले सिक्कों के पैटर्न को देखा गया तो उनका रास्ता पहाड़ की तरफ जा रहा था, जहां एलियन का स्पेसशिप क्रैश हुआ था, और वहीं पर वो 100 सिक्के इकट्ठा कर सकते हैं।
सायाका का ग्रुप पहाड़ों की तरफ बढ़ता है। वहाँ एक पत्थर दिखता है जिसमें एक निशान बना होता है और सायाका को लगता है कि ये एक वार्निंग है। अगर वो इसे पार करते हैं तो उन पर हमला हो सकता है। सायाका क्यूची से कहती है कि वो एक वीडियो दिखाए जो उसने रिकॉर्ड किया था। क्यूची दिखाता है कि उसने दुश्मन ग्रुप का वीडियो बनाया था। क्लेयर हैरान हो जाती है कि क्यूची इतनी दूर तक बिना पकड़े गए कैसे चला गया और क्यूची याद करता है कि कैसे सूदो ने उसे पकड़ लिया था। सायाका फैसला करती है कि वो सामने से नहीं जाएंगे क्योंकि उनका मकसद लड़ना नहीं बल्कि सिक्के इकट्ठा करना है। वो क्यूची को आगे भेजती है ताकि वो दुश्मन की जांच करे। थोड़ी देर के लिए सब आराम करते हैं और ईसा उनके लिए तरबूज उगाता है ताकि सब खा सकें। चिहिरो सबको बताना चाहती है कि कोई पहले से ही 100 सिक्के इकट्ठा कर चुका है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहे सभी दोबारा अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। इक्यूची कहता है कि रास्ता साफ है लेकिन शूची को कुछ अजीब स्मेल आती है। क्लेयर को भी कुछ अजीब लगता है और वो बताती है कि ये रास्ता बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर दूसरा ग्रुप सच में सिक्के ढूंढने के लिए जगह ढूंढ रहा होता तो वो एक खुली जगह जैसे नदी के किनारे को चुनता, ना कि एक अंधेरा जंगल। क्लेयर को शक होता है कि ये एक ट्रैप है और ये निशान सिर्फ कमजोर कलेक्टर्स को फंसाने के लिए है जो डर के मारे जंगल में नहीं जाएंगे। तभी उन्हें एक ग्रुप एक पहाड़ी पर दिखता है और सब भागने लगते हैं। दूसरे ग्रुप का लीडर मादोका समझ आता है कि उन्हें देख लिया गया है। एक आदमी कहता है कि उनका ग्रुप छोटा नहीं है तो शायद उनके कुछ लोगों की मौत हो सकती है, पर मादोका कहता है कि वो लोग बेवकूफ हैं, उन्हें बस एक को पकड़ना है और अच्छे तरीके से धमकाना है, फिर बाकी सब अपने आप ही मान जाएंगे। मोरिता एक्साइटेड हो जाता है और आगे भागकर उनका पीछा करने लगता है। वो जल्दी ही उन तक पहुंच जाता है। क्लेयर समझ जाती है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ तब तक टाइम पास कर रहा है जब तक उसका ग्रुप नहीं पहुंच जाता, इसलिए वो शूची के साथ मिलकर उसे हराने की कोशिश करती है, लेकिन मोरिता उसे पकड़कर हवा में फेंक देता है। शूची एक पेड़ के साथ टकरा जाता है। फिर मोरिता सायाका को पकड़ लेता है और सबको धमकाता है कि अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। मोरिता सबको समझाता है कि उनका मकसद दुनिया पर राज करना या मानव जाति को खत्म करना नहीं है, बल्कि बस आजादी से जीने का है। फिर वो एक औरत का सर फेंकता है जो उसके इलाके में भटक गई थी और कहता है कि उनका बॉस बहुत ही ताकतवर है। योता उस औरत को देखकर कहता है कि वो बहुत खूबसूरत थी और उसकी टाइप की थी। फिर वो समझाता है कि उसे लड़ाई करना पसंद नहीं, लेकिन स्कूल में अपने दोस्त को बचाने के लिए उसने एक लड़के को बुरी तरह चोट पहुंचाई थी, जिस वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। जब वो ट्रांसफॉर्म होता है, शुइची समझ आता है कि वो गलत था। योता वाकई ताकतवर इंसान है। फिर योता एक तेज जंप मारता है और मॉन्स्टर के हाथ तोड़ देता है, जिससे सायाका नीचे गिर जाती है। फिर वो मोरिता को आसानी से हरा देता है। मोरिता अभी भी जिंदा होता है। सायाका हैरान होती है कि कुछ लोग किसी और की लाश का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। योता उस लड़की का सिर दफना देता है और वो सब स्पेसशिप की ओर भागने लगते हैं। मादोका मोरिता तक पहुंचता है और हानाकावा को कहता है कि वो दूसरे ग्रुप को ढूंढे। हानाकावा अपनी एक्सरे विजन का इस्तेमाल करता है और देखता है कि वो लोग 500 मीटर आगे हैं। सब देखते हैं कि मोरिता बुरी तरह से पिटा हुआ है, उसका जबड़ा टूट चुका है। ग्रुप के कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बस मोरिता को मार देना चाहिए क्योंकि वैसे भी कोई उसे पसंद नहीं करता, पर मदोका कहता है कि वो सब बेवकूफ हैं। वो सिक्के इकट्ठा कर रहा है, इसलिए उसे दिखाना पड़ेगा कि वो बॉस बनने लायक है। वो अपने दांतों में से एक दांत निकालता है और कहता है कि मोरिता का दुख उसका दुख है और वो कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ता, चाहे वो कितने भी बुरे क्यों ना हो। इसाओ कुछ पेड़ उगाता है ताकि दुश्मन का रास्ता बंद हो सके और उनके पास टाइम हो, लेकिन तभी मादोका अपने मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, पेड़ों को तोड़कर आगे बढ़ता है और इसाओ को जोर से मुक्का मार देता है। वह उसे मारने ही वाला होता है क्योंकि उसे लगता है कि इसाओ ने मोरिता को मारा था।
पर तभी योता जंप मार कर आता है और कहता है कि मोरिता को उसने मारा था, लेकिन योता का मुक्का मादोका पर कोई असर नहीं करता। मादोका देखता है कि क्लेयर शूची के अंदर जा रही है और उस तरफ बढ़ने लगता है। वो योता को जोर से मारकर गिराता है और शूची से पूछता है कि वो असल में क्या है, क्योंकि उसने देखा है कि एक लड़की उसके अंदर चली गई। जैसे ही वो करीब आता है और उसका जिप खोलने की कोशिश करता है, शुची और क्लेयर उस पर नजदीक से गोली चला देते हैं, लेकिन मादोका गोली पकड़ लेता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर वो उसका निशाना चीरों पर कर देता है। जैसे ही वो गोली चलाने लगता है, शुची अपनी ट्रांसफॉर्मेशन हटा देता है। फिर मादोका को समझ आता है कि वो दो अलग लोग थे। तभी उसका ग्रुप आकर उन्हें घेर लेता है। मादोका अपनी ट्रांसफॉर्मेशन हटा देता है और कहता है कि अब से वो सब उसके लिए सिक्के इकट्ठा करेंगे और जो शक्ति उसे मिलेगी उससे वो उनका कोई भी एक विश पूरा करेगा। फिर वो कहता है कि क्योंकि उन्होंने मोरिता से पंगा ले लिया, उनमें से एक को मरना होगा। उसका कहना है कि अगर वो एक को नहीं चुनते तो वो सबको मार देगा। क्लेयर पूछती है कि अगर जो लड़के को उसने पहले मारा था उनमें से एक वैसे ही मर जाए तो। मादोका कहता है कि फिर भी उनमें से एक को मरना होगा ताकि वो भी उनकी तरह घटिया लोग बन सके। लेकिन एक अच्छा सवाल पूछने के बदले मादोका क्लेयर से कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो पहले से ही उनका एक हिस्सा बन चुकी है। फिर मादोका चला जाता है ताकि उन्हें अपनी मर्जी से फैसला लेने दे। इसाओ और योता अब भी जिंदा होते हैं और योता कहता है कि उन्हें लड़ना चाहिए, लेकिन इक्यूची कहता है कि उनके पास कोई चांस नहीं है। क्लेयर इक्यूची से सहमत होती है और कहती है कि अगर वो लड़े तो सब मार दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें किसी एक को मरने के लिए चुनना होगा। वो इक्यूची की तरफ इशारा करती है कि वो कितना बहादुर है, जिस पर इक्यूची को एहसास होता है कि शायद उसी को बलि चढ़ाने का प्लान बन रहा है। मिकू कहती है कि वो गायब होकर मादोका को मार सकती है जब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता। क्लेयर को आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो कहती है कि अगर उनके ग्रुप में इक्यूची जैसा कोई और होगा तो ये प्लान काम नहीं करेगा। फिर वो इसाओ के पास जाती है। इसाओ दुखी होता है, उसकी पावर्स कितनी बेकार है और वो किसी को बचा नहीं सकता, लेकिन क्लेयर कहती है कि उसकी पावर्स बहुत अच्छी हैं। फिर वो उसे कहती है कि जो फूल उसने उसको दिए थे वो उगाए ताकि सबकी जान बचा सके। ईसाओ बहुत सारे पिंक फूल उगा देता है। जैसे ही ईसाओ ये करता है, क्लेयर उसका शुक्रिया अदा करती है। शुची भी वहां आ जाता है और फूलों को देखकर हैरान हो जाता है। ईसाओ बिना कुछ कहे निकल जाता है और सबको जाकर बताता है कि अब वो भाग रहे हैं। शुची क्लेयर से पूछता है कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है। क्लेयर शुची से कहती है कि वो कुछ बुरा करने वाली है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। इस पहाड़ पर कुछ लोग बहुत बुरे हैं, इसलिए उसे उन्हें मारना होगा। लेकिन शुची नहीं चाहता कि पूरा बोझ सिर्फ क्लेयर उठाए। तभी क्लेयर एहसास करती है कि जब कोई किसी और के लिए एक्शन लेता है तो सबसे भोला भाला इंसान भी बुरा बन सकता है, बिल्कुल जैसे उसकी बहन एलिना ने उसे बचाने के लिए उसके माँ बाप को मारा था। हानाकावा मादोका को बताता है कि सायाका का ग्रुप भाग रहा है और क्यूची आकर कहता है कि वो और चिहिरो उनका ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। मादोका तभी देखता है कि जंगल में आग लग रही है। इसाओ समझाता है कि जो फूल उसने उगाए थे वो ओलियंडर है, जिसमें बहुत तेज जहर होता है जो धुआं में भी फैल सकता है। इक्यूची मादोका को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब इसाओ और क्लेर ने किया है, लेकिन उसी पल में सायाका का चोकर एक्टिवेट हो जाता है और इक्यूची वहीं मर जाता है। मादोका और उसका ग्रुप सायाका के ग्रुप का पीछा करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनके आदमी बीमार पड़ने लगते हैं और उल्टी करने लगते हैं। मादोका देखता है कि जंगल में एक फूल है और सोचता है कि क्या ये जहरीला हो सकता है। जैसे ही आग फैलने लगती है, मादोका तागुची और बाकी लोगों को कहता है कि वो पीछा करें, लेकिन वो खुद वहीं रुकता है ताकि अपने आदमियों को बचा सके, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। क्लेयर और उसका ग्रुप बचकर निकल जाता है और क्लेयर समझाती है कि अगर मादोका सीधा उनका पीछा करता तो वो मर चुके होते।
सायाका कहती है कि क्लेयर उसे डराने लगी है। पहले वो उस पे भरोसा करती थी, लेकिन अब उसे पता नहीं कि वो क्या सोच रही है। क्लेयर कहती है कि उसे समझ नहीं आया था कि उसकी बहन ने उसे एक सिक्का क्यों दिया, लेकिन शुची से मिलने के बाद उसे लगता है कि अब उसे जवाब मिल गया है। उसके कहने का मतलब था कि वो अपने गुनाहों का बोझ उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो इनसे भाग भी नहीं सकती थी। अब क्लेयर को लगता है कि सिर्फ वही अपनी बहन को बचा सकती है। दूसरी तरफ एलिना एलियन से मिलती है, जो उसे पूछता है कि उसका सिक्कों की खोज कैसी चल रही है, और उसे बताता है कि उसकी बहन और शुची उसे मिलने आए थे। एलिना सोचती है कि शायद एलियन ने उन्हें उसके बारे में बता दिया होगा, लेकिन एलियन समझाता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो किसी की तरफ नहीं है, उसे बस सिक्के चाहिए। वो इस बात से खुश है कि वो लोग अपनी पावर्स का काफी अच्छा यूज कर रहे हैं। एलिना मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होती है और कहती है कि अगर वो उसे अभी मार दे तो ये पूरा बेकार लड़ाई खत्म हो जाएगी। एलियन सहमत होता है और कहता है कि अब वो एक इंसान है तो उसे मारा जा सकता है, लेकिन जो कुछ भी हो चुका है उसे रोका नहीं जा सकता। क्लेयर को लगता है कि उन्होंने मादोका के ग्रुप से बचकर जान बचा ली है, लेकिन वो ये भी कहती है कि उन्हें ये नहीं पता कि उनमें से कोई बचा है या नहीं, और अगर बचा होगा तो वो उनका पीछा कर सकता है क्योंकि उन्होंने उनके चेहरे देख लिए हैं। सायाका को लगता है कि आगे बढ़ना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसीलिए ग्रुप एक दिन के लिए वापस लौट आता है। वो इक्यूची को कॉल करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, तो उन्हें लगता है कि शायद वो भी मर गया है। सायाका सबको कहती है कि सभी सतर्क रहें क्योंकि मादोका के ग्रुप के लोग अभी भी जिंदा हो सकते हैं। बाद में सायाका मिकू से बात करती है और खुद को दोषी मानती है कि उसने अपने ग्रुप को एक खूनी जंग में डाल दिया, लेकिन मिको कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। योता इसाओ को ठंडी ड्रिंक देता है चेहरे पर लगाने के लिए। इसाओ दुखी होता है कि उसकी वजह से कितने लोग मर गए हैं। इसाओ और योता सोचते हैं कि शुची और क्लेयर इतने शांत कैसे हैं लोगों को मारने के बाद। इसाओ बताता है कि शुची थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था, जैसे कि वो क्रैम स्कूल में सिर्फ अकेला स्टूडेंट नहीं था। फिर हम शुची और क्लेयर को देखते हैं। शुची क्लेयर से कहता है कि ये बहुत निर्दयी है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मादोका के ग्रुप के सभी लोग मर जाएं, ताकि उन्हें कभी ये डर ना रहे कि किसी दिन वो उन पर अटैक करेंगे। उसे लगता है कि उसे अपनी पावर्स का यूज करते रहना होगा, और ये एहसास दिन पर दिन और स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। अगले दिन शुइची स्कूल में चिहिरो से मिलता है और दोनों छत पर जाकर बात करते हैं। चिहिरो पूछती है कि अगर किसी के पास 100 सिक्के आ जाए तो वो क्या विश करेगा। शुइची कहता है कि पहले उसे लगता था कि कोई अपनी सारी इच्छाएं पूरा करने की सोचता, जैसे मादोका का ग्रुप, लेकिन अब उसे लगता है कि अगर वो होता तो वो ऐसा नहीं करता। कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ खास नहीं होता। उनके ग्रुप पर कोई अटैक नहीं होता, लेकिन अबुकावा स्कूल से एब्सेंट रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि अबुकावा कुछ दिनों से अलग बिहेव कर रहा था। आखिरकार उसकी जली हुई लाश पहाड़ों में नदी के किनारे के पास मिलती है, और शुची ये समझ जाता है कि उसने एक दोस्त हमेशा के लिए खो दिया। शुची एलियन से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो जानता है कि उसने ये कॉस्ट्यूम पावर क्यों चुनी है। वो ये भी सोचता है कि कहीं एलिना उसे सच बोलने से रोक तो नहीं रही। एलियन उससे पूछता है कि क्या वो इस सिक्के की तलाश से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि अगर उसके पास एक सिक्का है तो वो उसे नॉर्मल बना सकता है। शुइची सायाका और मदोका की बातें याद करता है। दोनों ने अलग तरीके अपनाए थे, लेकिन उनका गोल एक बेहतर चीज पाना था। शुइची एलियन से कहता है कि वो चाहे इंसान जैसा दिखता हो, लेकिन उसमें इंसानों जैसे इमोशंस नहीं है। शुइची डिसाइड करता है कि वो 100 सिक्के इकट्ठा करेगा और इस गेम को खत्म करेगा। एलियन उसे कहता है कि वो एक चीज गलत समझ रहा है, ये गेम अब कुछ और बन चुका है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और अब वो इसे रोक नहीं सकता।
शूची महसूस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो एक पुरानी गाड़ियों के कब्रिस्तान में चला जाता है। तभी तागुची उसके सामने आता है और कहता है कि उसने सुना है कि उसने क्या कहा, लेकिन अब उसे सिक्के इकट्ठा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ मादोका का बदला लेने आया है। तागुची समझाता है कि जंगल में उनके 5 लोग मर गए और जो बचे वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मादोका ने अपनी जान दे दी। अब ग्रुप में सिर्फ तागुची बचा है क्योंकि बाकी सब लोग ग्रुप को छोड़कर चले गए। तागुची सोचता है कि मादोका की मौत के लिए क्लेयर जिम्मेदार है, लेकिन शूची कहता है कि उसने मादोका को खुद मारा था। तागुची शूची पर अटैक करता है, लेकिन शूची आसानी से उसके अटैक से बचकर उसे हरा देता है। शूची उससे पूछता है कि अबुकावा उनके ग्रुप में क्या कर रहा था, क्योंकि वो इतना अच्छा इंसान था कि उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो सकता। तागुची कहता है कि शूची सच नहीं जानता। अबुकावा उनका अच्छा दोस्त था और उसने भी अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी। क्लेयर शूची को कॉल करती है और पूछती है कि वो कहाँ है। जब तागुची देखता है कि शूची ने उसे नहीं मारा, तो वो कहता है कि उसे पता है कि क्लेयर ही थी जिसने मादोका को मारा। शूची क्लेयर से कहता है कि सब ठीक है और फिर तागुची को गोली मार देता है, जो अब भी मादोका का बदला लेने की बात कर रहा होता है। एलियन एक फ्लैशबैक याद करता है जब उसकी मुलाकात होनोका से हुई थी। वो बताता है कि उसका स्पेसशिप क्रैश हो गया था और होनोका सुझाव देती है कि उसे अपने दोस्तों को ढूंढना चाहिए, लेकिन उसे असल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। होनोका उसे खाना देती है, इसीलिए एलियन उसे कोई भी इच्छा पूरी करने का ऑफर देता है। होनोका सुझाव देती है कि वो ह्यूमन से अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए कहे और बदले में उन्हें एक इनाम दे, जैसे एक वेंडिंग मशीन में होता है। एलियन को ये आइडिया पसंद आता है और वो उसकी एक इच्छा पूरी करने का सोचता है, क्योंकि उसने एक सिक्का उसके लिए लाया था। होनोका एक तस्वीर दिखाती है जिसमें उसके दोस्तों की तस्वीर होती है और कहती है कि ये सब अच्छे लोग हैं जो उसकी मदद करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, कुछ लोग स्पेसशिप ढूंढ लेते हैं। होनोका का एक दोस्त काइतो वहां आता है और उनसे कहता है कि वो चले जाए, क्योंकि वो किसी को ये सिक्के लेने नहीं देगा। वो लोग डिसाइड करते हैं कि उसे मार दिया जाए। काइतो संतुष्ट फील करता है कि ये लोग बुरे हैं, क्योंकि उसे अच्छे लोगों को मारने में दिक्कत होती है। फिर वो होनोका को बुलाता है जो अपनी विशाल तलवार चलाती है और उन्हें मार देती है। फिर हम एलिना के ग्रुप को देखते हैं, जहां नाओतो साकुमा को बताता है कि एक इंसान है जिसने 100 सिक्के इकट्ठा कर लिए हैं और अब वो स्पेसशिप की रक्षा कर रहा है, किसी को भी पास नहीं जाने दे रहा। नाओतो समझाता है कि उन्होंने इस टीम को उसे हराने के लिए बनाया है। साकुमा हैरान होता है कि नाओतो को उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता है। तभी एलिना बताती है कि वो उनका पुराना दोस्त था। कुछ महीने पहले नाओतो काइतो के साथ होता है और उसे बताता है कि आइको आजकल अजीब व्यवहार कर रही है। कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई और इंसान हो। काइतो कहता है कि उसने आइको और बाकी लोगों को काफी समय से नहीं देखा। दोनों अपने बचपन को याद करते हैं जब वो यामादा क्रैम स्कूल में एक साथ खेलते थे। नाओतो सभी को एक जगह इकट्ठे कर लेता है, लेकिन जब वो देखता है कि होनोका नहीं आई, तो काइतो पूछता है कि वो क्यों नहीं आई। तब नाओतो और बाकी लोग बताते हैं कि उसके पिता ने किसी को मार दिया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस वजह से होनोका की जिंदगी मुश्किल हो गई और एक दिन वो गायब हो गई। काइतो यकीन नहीं कर पाता और पूछता है कि उसे पहले क्यों नहीं बताया गया। सब माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता था कि काइतो को ऐसी बातें पसंद नहीं। आइको सभी से कहती है कि उन्हें कैरियोके या कहीं घूमने चलना चाहिए और काइतो से कहती है कि होनोका को भूल जाए, क्योंकि अगर होनोका किसी को नहीं बताना चाहती थी, तो इसका मतलब है कि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे ढूंढे। लेकिन काइतो उसे भूल नहीं पाता और उसकी तलाश शुरू करता है। वो उसके रिश्तेदारों के पास जाता है जो उसे ले गए थे, लेकिन पता चलता है कि होनोका वहीं से भी गायब हो गए।
वो सोचता है कि होनोका कहाँ हो सकती है। तभी उसे याद आता है कि आइको अपने बालों को घुमा रही थी जैसे होनोका करती थी। वो सोचता है कि आइको को कुछ तो पता है, इसलिए उसका पीछा करता है और एलियन से मिलता है। उससे बात करने के बाद वो नाओतो, एलिना और शुची को बुलाता है। काइतो बताता है कि आइको असल में होनोका है क्योंकि उसने सिक्कों का यूज करके अपने आप को बदल दिया था। एलियन उन्हें समझाता है कि ये बात राज रखनी पड़ेगी, नहीं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे और फिर उसे अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। बाद में काइतो समझाता है कि होनोका नारुतो से प्यार करती थी और अपनी जिंदगी से भागने के लिए उसने आइको बनने का निर्णय लिया क्योंकि वो सब कुछ पाना चाहती थी जो आइको के पास था। लेकिन क्योंकि पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी, अगर होनोका ने कोई अपराध किया है तो उन्हें खुद उसे सजा देनी पड़ेगी। नाइतो पूछता है कि असल आइको कहाँ है, लेकिन नाइतो उसे कहता है कि उन्हें चीजें वैसे ही रहने देनी चाहिए। एलिना भी इससे सहमत है और शुची को भी सहमति करने के लिए मजबूर करती है। काइतो होनोका का पीछा करता है और उनके पुराने क्रैम स्कूल में एक कब्र देखता है। वो समझ जाता है कि वो आइको की कब्र है और ये कि वो सच में होनोका है। होनोका पूछती है कि उसे कैसे पता चला, तो काइतो बताता है कि ये उसके बालों को घुमाने की वजह से उसे पता चला। लेकिन होनोका कहती है कि अब वो एग्जिस्ट नहीं करती। तभी काइतो उसे गला दबाकर मार देता है। कुछ समय बाद नाओतो काइतो को बताता है कि उन्हें एक लेटर मिली है जो आइको ने लिखी थी, जिसमें लिखा है कि आइको ने खुदकुशी की थी और होनोका ने उसे नहीं मारा। काइतो हैरान हो जाता है और फिर सोचता है कि उसने होनोका को क्यों मारा। जब एलियन को होनोका की मौत का पता चलता है तो उसे याद आता है कि एक दिन होनोका उसके पास आई थी और किसी और बनने के लिए इच्छा की थी क्योंकि उसका एक बहुत प्यारा दोस्त मर गया था। जब वो बुली हो रहे लोगों की मदद करती थी, तभी गुंडों ने ही उसे निशाना बना दिया और ये आखिरकार उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। काइतो समझ आता है कि नाओतो, एलिना और शुची को पहले से पता था कि आइको ने खुदकुशी की थी और इसलिए वो इस बात पर चुप थे। सभी होनोका के गायब होने से परेशान नहीं थे, लेकिन काइतो इस बात को मान नहीं पाया। इस वजह से उसने गलती से होनोका को मार दिया। काइतो एक सिक्का ढूंढता है और एलियन के पास चला जाता है। नाओतो एलिना और शुची को बुलाता है जैसे ही काइतो गायब हो गया था और बताता है कि उसने एक अफवाह सुनी थी, एक चमकती लड़की की जो लोगों से पूछती है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, और अगर तुम उसका नाम नहीं बता पाते तो तुम्हें मिटा दिया जाता है। शुची खुद को दोषी मानता है और कहता है कि अगर जरूरी हुआ तो वो सिक्के का यूज करके काइतो को रोकेगा। क्लेयर और शुची योता और चिहिरो से मिलते हैं और उनसे सिक्के देने के लिए कहते हैं। इस तरह वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट सकते हैं और 100 सिक्के ढूंढने का काम क्लेयर और शुची पर छोड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि वो मान रहे हैं, लेकिन चिहिरो अंदर ही अंदर कुछ और सोच रही है। बाद में क्लेयर शुची के घर जाने के लिए मूवी देखने का बहाना बनाती है। पहले शुची मना कर देता है, लेकिन जब क्लेयर कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी और अब से वो पहले जैसे हो जाएंगे, तब शुची मान जाता है और उसे घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो क्लेयर को गले लगाता है और कहता है कि वो ये दोस्ती खत्म नहीं करना चाहता। क्लेयर को महसूस होता है कि शुची के साथ कुछ सही नहीं है और वो सच का पता लगाना चाहती है पहाड़ों में जाने से पहले। शुची का घर धूल से भरा होता है और सब कुछ बिखरा हुआ होता है। पौधे मुरझाए हुए हैं, मकड़ी के जाले खिड़की पर चिपक गए हैं, लेकिन शुची को ये देखकर भी फर्क नहीं पड़ता। जब क्लेयर इसके बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसके माँ बाप काम में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए जब तक वो घर लौटते हैं तब तक वो सो चुका होता है। लेकिन घर का हाल देखकर लगता है कि उन्हें वहां आए हुए काफी समय हो गया है। जब क्लेयर उसे और ज्यादा पुश करती है तो शुची के अंदर कुछ जाग जाता है और वो उसकी शर्ट फाड़ देता है, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता है। पर अब ये पक्का हो जाता है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है।
दूसरी तरफ चिहिरो एलिना से संपर्क करती है और सायाका के ग्रुप के सारे सिक्के उसको देने का प्लान बनाती है। उन्हें क्लेयर और शुची पर भरोसा नहीं है उनकी पिछली पहाड़ की यात्रा के बाद, लेकिन क्लेयर और शुची को पहले से इसकी शंका थी और वो टाइम पर पहुंच जाते हैं। जब चिहिरो एलिना को सिक्के दे रही होती है तो शुची एलिना से सच के बारे में पूछता है। जब एलिना बात टालने की कोशिश करती है तभी क्लेयर एक खिलौना निकालती है जो शूची के राक्षस रूप की तरह दिखता है। जैसे ही शूची उसे देखता है उसकी सारी यादें वापस आ जाती है, उस वक्त की भी जब होनोका ने उसके माँ बाप को मिटा दिया था। उसी वक्त एलिना ने उसकी यादें मिटा दी थी उसे बचाने के लिए। शूची और एलिना लड़ने लग जाते हैं। शूची और क्लेयर को समझ आ जाता है कि एलिना ने उन्हें बचाने के लिए उनकी यादें मिटा दी थी, लेकिन उसी वक्त होनोका वहां पहुंच जाती है। वो शुची और उसके दोस्तों के बीच के रिश्ते महसूस कर लेती है और उसे अपने साथ ले जाने आई है। शुची उसका विरोध करता है लेकिन होनोका बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अंत में अलीना आगे बढ़ती है और शुची की यादें फिर से मिटा देती है। जैसे ही ये होता है होनोका की रुचि उसमें खत्म हो जाती है और वहां से चली जाती है। अलीना शुची और क्लेयर से कहती है कि काइतो को संभालना उनका काम है, लेकिन ये होने वाला नहीं था। क्लेयर और शुची सांबे से मिलते हैं और पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं जहां काइतो उनका इंतजार कर रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।